ही डबल इंजन की सरकार की वापसी कराएगा, वामपंथियों को सरकार से दूर रखेगा। बीजेपी को हराने की हमारा क्षमता है, जो हमने बंगाल में करके दिखाया है। मुझे पूरा लगता है कि हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे और मुझे ये विश्वास लोगों के जो जवाब मिलते हैं, लोगों से जब आप बात करिए, जो वहां से प्रतिक्रिया मिलती है वो उससे है। 12 बजे के पहले क्योंकि यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसियां छोटी हैं, 12 बजे के पहले पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। भारत माता की परिकल्पना में अगर जम्मू कश्मीर मस्तक है और तमिलनाडु चरण, तो पूर्वोत्तर की ये जो राज्य हैं वो भारत माता का आंचल है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह, आप देख रहे हैं आज तक। 3 पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव संकेत है पूरे देश में काफी कुछ बदलते हुए के। पूर्वोत्तर के इन राज्यों को हमेशा मुख्य धारा से अलग होने की बात कही गई, उन्हें सम्मिलित करने की, उनकी संस्कृति को समझने की, ये सारी चीजें बात हुई, लेकिन मुख्य धारा से जुड़ने का सबसे बड़ा जरिया होता है यहां से संपर्क। हाल के कुछ वर्षों में हमने देखा है कि यहां पर एयरपोर्ट्स अब बन रहे हैं, यहां पर रेलवे लाइंस का निर्माण हो रहा है और सड़कों की हालत कुछ बेहतर हो रही है। लेकिन जब मुख्य धारा की राजनीति भी जुड़ती है यहां से आकर, तो तस्वीर कुछ और बदलती है। देश के अलग अलग राज्यों से पार्टियां यहां पर इस बार चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच मुकाबला नजर आ रहा है। त्रिपुरा में चुनाव हो चुका, लेकिन मेघालय और नागालैंड की लड़ाई भी गर्म है। तो आज इन क्षेत्रों के मुद्दे और इन क्षेत्रों के चुनाव पर पेश है श्वेत पत्र। पूर्वोत्तर की सतबहनी यानी 7 सिस्टर्स कहे जाने वाले 7 में से 3 राज्यों में चुनाव का जोर है। इसका टेम्पो हाई है, ये गली गली में शोर है। त्रिपुरा की जनता वोट डालकर तय कर चुकी है कि उसका मत किसकी ओर है। 27 फरवरी को मेघालय और नागालैंड को अपना मुकद्दर तय करने के लिए वोटिंग करनी है। झरनों, पहाड़ों, जंगलों और जनजातियों की राजनीति से भरे राज्यों में जिस तरह से रैलियों की रेलम पेल है, ये वो दौर है जब राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की सियासत ने पूर्वोत्तर को केंद्रीय राजनीति का कूटनीतिक रणक्षेत्र बना दिया है। यहां भाजपा की सरकार रहेगी तो दिल्ली से जो पैसा आएगा वो भी आप लोगों पर ही खर्च होगा। हमारा कोशिश यही है कि भाई हम लोगों तक वो बंगाल वाला जो मॉडल है और कैसे हमारा लड़ाई रहा है, ये हम लोगों तक पहुंचाएं। बीजेपी को सत्ता वापसी की बेचैनी है। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के स्कोप एक्सपेंशन का है, उसको हम पूरी ताकत से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार इस चुनाव में कमल को वोट दीजिए, हमारे प्रत्याशियों को जिताइए। कांग्रेस की किस्मत जनता की कसौटी पर है। हमने कोई चांद तोड़ सितारे यहाँ पर कोई प्रॉमिस नहीं किए, हमने बड़े बेसिक प्रॉमिसेस किए। यहाँ पर सिंगल मदर्स की बहुत बड़ा एक समस्या है, तो हम 3000 रुपए उनको देने की बात कर रहे हैं मासिक तौर पर। पावर कट, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले थी 10 मिनट क्योंकि पावर कट हो गया था, बहुत इराटिक पावर सप्लाई है, उसकी बात कर रहे हैं हम। करप्शन फ्री एक ट्रांसपेरेंसी लॉ लाने की बात कर रहे हैं हम। हर हाउस होल्ड के लिए डिजर्विंग यूथ की एक जॉब की बात कर रहे हैं। तो आप बड़े बड़े वादे करिए और ग्राउंड पे कुछ मत करिए, वो सही नहीं है। तो आई थिंक धरातल पर रहकर जो विश्वसनीयता की बात की जा सकती है वो हमने करी है। दीदी का दम भी पूरी ताकत से लगा हुआ है। TMC is the only credible party and the alternative. There is no alternative.
लेफ्ट को वोटों की बची जमीन बचानी है। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में 60-60 विधानसभा सीटें हैं। कांग्रेस की पकड़ इन राज्यों में अच्छी रही है और बीजेपी ने अपनी पैठ बढ़ाई है और सत्ता का स्वाद चखा है केंद्र में मोदी सरकार की शुरुआत के साथ। और कई क्षेत्रीय दलों की ताकत यहां राष्ट्रीय दलों से काफी अधिक है। क्यों इस बार पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों में राष्ट्रीय दलों का शीर्ष नेतृत्व अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है? क्यों पूर्वोत्तर के विधानसभा चुनावों को लेकर पूरे देश की नजरें लगी हुई हैं? त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड से चुनावों की शुरुआत हो रही है। इसके बाद 6 और राज्यों के चुनाव इस साल होने हैं। उन चुनावों के खत्म होते ही राजनीतिक दलों के सामने 2024 का सबसे बड़ा रण होगा। मेघालय को करप्शन फ्री बनाओगे, मेघालय को समृद्ध राज्य बनाओगे। लिहाजा 3 राज्यों के ये चुनाव नए गठबंधनों और साथियों की तलाश का जरिया भी है, आने वाले चुनावों की टोन सेट करने का माध्यम भी और सियासी दलों की अपनी तैयारियों के आकलन की कसौटी भी। संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की। देखिए, 2024 की अलग से तैयारी हो रही है और इन चुनावों की अलग से तैयारी हो रही है। हम बहुत स्पष्ट हैं, 9 राज्यों के चुनाव हैं। 9 राज्यों के चुनाव को हम बहुत सीरियसली ले रहे हैं और इसी के साथ साथ लोकसभा चुनाव को भी ले रहे हैं। लोकसभा की रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, स्टेट के इलेक्शंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं। हम हर चुनाव को सीरियसली लेते हैं, इन चुनाव को भी मैं सीरियसली ले रहा हूं। त्रिपुरा की कहानी का नायक कौन है, ये 2 मार्च को नतीजे घोषित होने के बाद पता चलेगा। पर क्या है हिंदुस्तान का स्कॉटलैंड कहे जाने वाले मेघालय के मन में? हम नागालैंड के मन को भी टटोलेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं मेघालय से। मेघालय का चुनावी गणित आसान नहीं है। 2018 के पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सबसे अधिक सीटें मिली 21 और एनपीपी यानी नेशनल पीपल्स पार्टी को मिली 20। बीजेपी को केवल 2 सीटों पर जीत मिली थी। बीजेपी और एनपीपी ने मिलकर मेघालय में सरकार बना ली। कांग्रेस 21 सीटें जीतकर भी देखती रह गई। हालांकि गठबंधन टूट चुका है और इस बार के चुनाव बीजेपी और एनपीपी अलग अलग लड़ रहे हैं। कांग्रेस की मुश्किल ये है कि सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद जब टीएमसी ने अपने मेघालय इकाई की शुरुआत की तो कांग्रेस के आधे से ज्यादा विधायक टीएमसी में शामिल हो गए। अगर जब आप लोग वोट करेंगे तो आप लोग का क्या सोच के करेंगे, क्या चाहिए बेटर? लेडीज लोग ज्यादातर सेफ नहीं रहते हैं, तो हमें वही चाहिए कि हाँ, हर चीज में लेडीज को भी आगे रखना चाहिए। कोई कह रहा है कि लेडीज को रिजर्वेशन मिलेगा जॉब्स में, ऐसी चीजें चाहिए? हैं। जी हमें चाहिए। सब कुछ बेहतर चाहिए, सड़क, पानी, बिजली, यही तो चाहिए पब्लिक को। ठीक है। अभी तो सड़क तो खराब है। बिजली ठीक है 24 घंटे। पानी गर्मी में नहीं, अभी है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे फ्री देने की बात हो रही है। कांग्रेस कह रही है 3000 विमेन को, टीएमसी कह रही है 1000। अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा तो लग रहा है, लेकिन इसमें हमें है ही नहीं, क्या बोला, ट्रस्ट नहीं करते हैं। वी डोंट ट्रस्ट देम बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग अभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इतना डाउन जा रहा है। आज अब टीएमसी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आप पैसे लाओगे कहाँ से? अनलेस यू हैव अ ट्री एट होम गिविंग यू मनी एवरी डे, यू कैन गिव अस ना। देयर सो मच ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पैसे आएगा कहाँ से? घर चलाने से लेकर कारोबार चलाने तक, दुकान चलाने तक महिलाओं का प्रतिनिधित्व आपको हर जगह पर मेघालय में नजर आएगा। महिला प्रधान समाज है, ये आपने सुना होगा, लेकिन महिला प्रधान समाज होने के बावजूद राजनीति में इनकी वैसी भागीदारी नहीं रहती है। जो महिला वोटरों की संख्या है वो पुरुष वोटरों से कहीं अधिक है, लेकिन इसके बावजूद कुछ कारण रहे हैं कि महिलाओं की भागीदारी उस प्रकार से हो नहीं पाई। पर राजनीतिक मैनिफेस्टोज में ऐसा नहीं होता है, वहां खूब भागीदारी रहती है। मेघालय महिला प्रधान समाज है। यहाँ बच्चे सरनेम में अपनी माँ का नाम लगाते हैं, लेकिन मेघालय की राजनीति में वो कहाँ है, ये जानना चुनावों के समय
और भी अहम है। इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के अनुसार मेघालय में कुल वोटर्स की संख्या 21,61,129 है, जिसमें 10,68,801 पुरुष मतदाता हैं और 10,92,326 महिला मतदाता। यानी आंकड़ों के अनुसार भी महिला मतदाता पुरुष मतदाताओं से अधिक हैं। महिलाएं खुद से जुड़े मुद्दों को लेकर भी मुखर रहती हैं। चुनाव में चंद दिन शेष हैं, तो क्या हैं उनके मुद्दे और मन की बात। यहाँ पर ज्यादातर लेडीज बहुत मतलब बाहर निकलकर काम करती हैं। जी जी, यहाँ सब करते हैं, लेडीज ही ज्यादातर करते हैं। और हर तरह का, पान की दुकान से लेके कुछ जेंट्स से ज्यादा लड़की, लेडीज से ज्यादा करती है। लेडीज की सिक्योरिटी यहाँ कैसी है? सेफ्टी है? सेफ्टी है। पर महिला प्रधान समाज होने और महिलाओं के बहुमत में होने के बावजूद उनकी दशा को भी आंकड़ों की नजर से देखिए। अकेले मेघालय में 30% परिवारों की जिम्मेदारी महिलाओं पर है। लेडीज ही दुकान में बैठ रही है, खूब लेडीज काम करती है। बहुत लेडीज काम करता है कपड़ा का दुकान में। हाँ, सब तरह के काम में। हाँ, हर तरह का काम का। यहाँ पे कैसा है? लेडीज के लिए सेफ्टी है, इसके लिए स्कूल है, ये सब है? इधर में तो बच्चे को लिए तो स्कूल भी है। हाँ, गवर्नमेंट दिया, रामकृष्ण मिशन से भी सब बच्चे के लिए सब हर तरफ का फैसिलिटी दिया बच्चा को पढ़ाने के लिए। ये महिला प्रधान समाज है। हाँ, तो क्या होता है यहाँ पर? मतलब जो भी एनीथिंग, जैसे जो भी महिला जहाँ भी बैठती है, कोई रुकावट नहीं है, कुछ नहीं है, ऑब्जेक्शन नहीं है कि औरत कर रही है, मर्द क्या कर रहा है। इंडिपेंडेंट है यहाँ पे, कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो घर में सबसे ज्यादा बात आपकी सुनी जाती है? नहीं, वो नहीं, ये बात नहीं है। वो पति का भी, जैसे हम लोग एडजस्टमेंट होता है ना, पति भी कर रहा है, पत्नी भी कर रहा है। अब जरा मेघालय की राजनीतिक संरचना में भी महिला वोटर्स की भूमिका को समझिए। कुल 60 विधानसभा सीटों में से 36 सीटें ऐसी हैं जहां महिला वोटर्स की संख्या पुरुषों से अधिक है, लेकिन मौजूदा विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या केवल 4। 2018 के चुनावों में 370 उम्मीदवार थे, जिनमें केवल 32 महिलाओं को टिकट दिया गया था। आप लोग यहाँ पर कॉलेज में पढ़ते हैं, यहाँ पर कैसा सिचुएशन है? यहाँ पर ऐसे भी मैट्रिलिनियल सोसाइटी है जो कि बाकी इंडिया में थोड़ा लोग कम समझते हैं, पर यहाँ पर एक्चुअली क्या जो लेडीज हैं वो आपको एम्पावर्ड दिखती हैं? हाँ जी, जो मतलब जो एजुकेटेड है, मैं उनको बोलना चाहूंगी कि मतलब उनको एजुकेशन देना चाहिए, तब वो एम्पावर होंगे। और बाकी जो एजुकेटेड है वो तो अपने लिए स्टैंड लेते हैं। इस बार के चुनावों में 36 महिलाओं को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने 6 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने 10 महिलाओं को मैदान में उतारा है। तृणमूल कांग्रेस ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। ये सच है कि मेघालय में महिला वोटर्स चुनाव में बढ़ चढ़कर वोट करती हैं, लेकिन बड़ा सच ये भी है कि राजनीति में उनकी उपस्थिति नाम मात्र है। चुनावी वादों में एक बार फिर से महिलाओं के लिए भरमार। हम एम्पावरमेंट कर रहे हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा कि महिलाओं को हम किंडरगार्टन से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएशन तक स्टडीज के लिए फ्री एजुकेशन देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। हमने कहा कि कोई गरीब परिवार में कोई बच्ची पैदा होती है तो उसको 50,000 का बॉन्ड बना करके उसको देंगे। दिस इज एम्पावरमेंट। अगर हमने ये कहा कि हम ये जो हमारी पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है या विधवा पेंशन है या विडोअर पेंशन है या हमारे हैंडीकैप पेंशन है, उसको हम 1000 तक ले जाएंगे। दिस इज एम्पावरिंग द पीपल हु आर लेफ्ट आउट। मुझे लगता है कि एक महिला होने के नाते मेरे लिए एक बड़ा गंभीर विषय है कि नॉर्थ ईस्ट में एक महिला प्रधान समाज, मेट्रिलिनियल भी है, मैट्रियार्कल भी है, और यहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन इतना हाई रेट है। मतलब ये कैसे संभव हो सकता है? मैं नागालैंड में थी परसों, और आपको मुझे ये सोचकर एक औरत होने के नाते थोड़ा दुख भी हुआ, शर्म भी आई कि नागालैंड में आज तक एक भी महिला एमएलए नहीं इलेक्ट हुई है। और इतना महिला प्रधान, मतलब नॉर्थ ईस्ट की महिलाएं सशक्त होती हैं, जुझारू होती हैं, लड़ाकू होती हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि जो हमने मैनिफेस्टो में एक बात कही कि पुलिस फोर्सेस में ज्यादा महिलाएं आए, जिससे कि समाज तो पहले उनके लिए सुरक्षित बने। देखिए, एम्पावरमेंट वगैरह सुरक्षा के बाद आता है, तो पहले समाज को सुरक्षित करने की जरूरत है। महिलाओं को उम्मीद है कि उनके मुद्दे इस बार विधानसभा की तस्वीर भी बदलेंगे और नतीजे उनकी तकदीर भी।
तो यहाँ के समाज की कुछ विशेषताएं हैं जो यहाँ का समाज महिला प्रधान होने के कारण हो जाता है। मैट्रिलिनियल सोसाइटी, मैट्रियार्कल सोसाइटी, और उसका सीधा मतलब ये होता है कि जब भी लड़के लड़की का विवाह होता है तो विदाई लड़के की होती है, और जो परिवार की संपत्ति होती है उसका अधिकार घर की सबसे छोटी लड़की के पास होता है। मेघालय 3 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बटा हुआ है, खासी, जैंतिया और गारो हिल्स। इन क्षेत्रों में इन्हीं 3 जनजातियों के लोगों का गहरा आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव है। मेघालय की सियासत भी खासी, जैंतिया और गारो हिल्स के बीच बटी हुई है। खासी जनजाति एक मातृसत्तात्मक समाज है। यहाँ शादी के बाद लड़कियों की जगह लड़कों की विदाई होती है। लड़कियां अपने माँ बाप के साथ ही रहती हैं, लेकिन लड़के अपना घर छोड़कर दामाद बनकर रहते हैं। विदाई लड़के की होती है। हाँ। नहीं शादी वो तो सादा, वो तो खासी ही लिया ना। खासी में तो हम लोग तो नॉन सब हिंदुस्तान ये है, वो है जैसे खासी में ज्यादा वो लोग के आजकल तो रूल रेगुलेशन चेंज हो गया। वहाँ भी वो भी जैसा पति भी जैसा महिलाएं भी पति का घर जाती है अभी। जैसा यहाँ पे होता है कि जैसा वो छोटी वाली सबसे है ना, तो बोलती है खड्डू, जिसको खड्डू बोलता है, छोटी बेटी वही खाली उनका घर, मतलब जैसा मम्मी जायदाद उसको मिलेगा, मिलता है और किसी को नहीं। और वो जो जैसा वो दे सकेगी तो वो देगी। खासी उत्तरी म्यांमार से पूर्वी असम में प्रवेश करने वाले सबसे पहले अप्रवासी थे। ये लोग अधिकतर तिब्बत को अपने पूर्वजों का घर मानकर अपनी परंपराएं निभाते हैं। गारो जनजाति के राजा नोकमा अबोंग ने कई जनजातियों को जन्म और बढ़ावा दिया था। जैंतिया खुद को भारत और चीन से जुड़ा हुआ मानते हैं, जिनके पूर्वज खाने की चीजों की तलाश में पलायन करके यहाँ आ गए थे। 2011 के सेंसस के अनुसार मेघालय में ईस्ट खासी हिल्स में करीब 8,25,000 लोग रहते हैं, जिनमें 4,11,000 महिलाएं हैं, करीब 4,15,000 पुरुष। महिलाओं में साक्षरता दर 84% है, जबकि पुरुषों में साक्षरता दर 81%। और ये सभी चुनाव के लिहाज से बहुत अहम माने जा रहे हैं। देश के किसी भी क्षेत्र में पहाड़ी राज्य हो, वहां पर जब शहर बसते हैं तो बाहर से आकर बसने वालों की संख्या बढ़ती है, संसाधनों पर दबाव बढ़ता है, और मेघालय भी इससे अछूता नहीं है। हम इस समय शिलोंग शहर में हैं और यहाँ की आबादी में आप अलग अलग राज्यों की झलक देख सकते हैं। मेघालय का जो चुनावी मुद्दा है वो एक सिरे से यहाँ पर भी जुड़ता है। 21 जनवरी 1972 को असम से 2 जिलों को अलग करके मेघालय का गठन किया गया। मेघालय दक्षिण में मैमनसिंह और सिलहट के बांग्लादेशी डिवीजन से घिरा है, पश्चिम में रंगपुर के बांग्लादेशी डिवीजन से लगता है, और उत्तर और पूर्व में असम राज्य से इसकी सीमा लगती है। यही वजह है कि मेघालय में स्थानीय बनाम बाहरी विवाद नया नहीं है। इस बार के चुनाव में भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। कई बार इस मुद्दे को लेकर राज्य में हिंसा भी होती रही है। पिछले 5 सालों में कम से कम 3 बार इस मुद्दे पर हिंसा हो चुकी है। 2018 में खासी युवती के साथ बदसलूकी के मामले में सिख समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी थी। उस समय शिलोंग में 12 दिनों तक कर्फ्यू लगाना पड़ा था। इससे पहले 80 के दशक में राज्य में नेपालियों, बंगालियों और बिहारियों के खिलाफ भी आंदोलन और हिंसक संघर्ष हो चुके हैं। दरअसल पहाड़ी राज्य होने की वजह से रोजगार की कमी वहां इस विवाद का बड़ा कारण है। मेघालय की अर्थव्यवस्था अधिकतर खनिज खदानों और पर्यटन पर ही आधारित है। ऐसे में राज्य के स्थानीय निवासियों को राज्य के सीमित संसाधनों के बंटवारे का डर रहता है। स्थानीय कानून के अनुसार बाहरी लोग मेघालय में जमीन नहीं खरीद सकते। क्षेत्रीय राजनीतिक दल सामाजिक भेदभाव की आग पर राजनीति की रोटियां सेकते रहे।
तृणमूल आउटसाइडर पार्टी है या नहीं, ये मेघालय को तय करने दीजिए, मेघालय का लोगों को तय करने दीजिए। और हम इसलिए कह रहे हैं कि हम आउटसाइडर नहीं है क्योंकि मैं ऑन रिकॉर्ड आज भी मैंने जब सभा किया तो बोला कि भाई बंगाल विल नॉट रूल मेघालय। अगर हम त्रिपुरा में अच्छा करते हैं तो बंगाल विल नॉट रूल त्रिपुरा। बीजेपी का कोई नेता आके बता दे कि त्रिपुरा विल बी रूल्ड बाय त्रिपुरा, मेघालय विल बी रूल्ड बाय मेघालय। नहीं, एक रास्ता करने का किसी का क्षमता नहीं है। मेघालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम भी बड़ा मुद्दा हो सकता है। राज्य की लगभग 80% जनसंख्या ईसाई है। इसके अलावा खासी आदिवासी बांग्लादेश से हिंदू शरणार्थियों को वापस लाने को लेकर असहज रहते हैं। खासी समुदाय इनर लाइन परमिट चाहता है ताकि बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित किया जा सके। का खेत है। भारत में जो कुल अनानास की खेती होती है उसमें 8% जो पाइनएप्पल्स हैं वो यही मेघालय से जाते हैं। पिछले 1 दशक में काफी बढ़ोतरी इसमें हुई है क्योंकि अगर हम जमीन के हिसाब से देखें तो लगभग 12% ज्यादा जमीन पर इसकी खेती हो रही है और उससे जो प्रोडक्टिविटी बढ़ी है वो देखिए, जो उपज बढ़ा है वो लगभग 22% उसमें बढ़ोतरी देखी गई है। लेकिन अभी भी ये माना जाता है कि अगर मेघालय में सही तरीके से बढ़ावा दिया जाए अनानास के किसानों को और इसकी खेती को, साथ ही फूड प्रोसेसिंग को, तो ये फायदे का सौदा यहां के लोगों के लिए हो सकता है। अनानास मेघालय की प्रमुख फसलों में से एक है और यहाँ के लोगों के एक बड़े वर्ग की आजीविका का साधन भी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा अनानास उत्पादन को लेकर कई बड़े दावे करते रहे हैं, पर जमीन पर स्थिति क्या है? ये कहाँ पर बेचेंगे इसको? मार्केट ले जाती है फिर इसको? मार्केट तो खुद से कोई लेके जाता है? सब जो लड़की है वही लोग काम कर रही है इधर? लड़की लड़का भी। हाँ। तो आपके घर में कौन कौन है, कितना लोग हैं? बच्चा माँ। इसका कितना रेट मिल जाता है, कितना पैसा मिलेगा इसका 1 किलो का? 1 किलो 15-20 रुपए मिल जाता है। भारत के कुल अनानास में 8% का उत्पादन अकेले मेघालय में होता है। 1.2 मिलियन टन के वार्षिक उत्पादन के साथ भारत दुनिया में अनानास का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। मेघालय की कुल जमीन का 10,523 हेक्टेयर हिस्सा अनानास की फसल उगाता है। पिछले 1 दशक में अनानास का प्रोडक्शन 11.7% बढ़ा है, जिसकी वजह से राज्य में कुल उत्पादन 21.8% बढ़ चुका है। केंद्र सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना के तहत अनानास मेघालय के रिभोई जिले की पहचान है। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्रों में अनानास की खेती की जाती है। अनानास के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में भेजे जाते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है एक उचित फूड प्रोसेसिंग यूनिट की। राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई वादे हैं और कोशिशें भी, लेकिन लोगों तक ये कितनी पहुंच पाई है, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। बीते कुछ वर्षों में अनानास के ऊपरी मोटे हिस्से से चमड़ा बनाने की तैयारियां हैं। कहीं कहीं काम शुरू होने की स्थिति है। लोगों को इंतजार है कि मेघालय का जो अनानास पूरी दुनिया में भारत को पहचान देता है, वो अनानास उनकी भी जरूरतों को पूरा करके विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में सहायक हो। बहरहाल मेघालय की मेहनती महिलाएं खेती किसानी में नई नई उपज आजमाने से भी पीछे नहीं हटती। मेघालय का अर्थ होता है मेघों का आलय, यानी समझ लीजिए बरसात का घर। मेघालय में दुनिया की सबसे अधिक बारिश दर्ज करने वाली जगह है। पहले चेरापूंजी को यह रुतबा हासिल था, अब मौसिनराम जो कि ईस्ट खासी हिल्स का हिस्सा है। लेकिन त्रासदी ये है कि यहां पर जल संचय का कोई ऐसा जरिया नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, और इस कारण गर्मी के मौसम में यहाँ के जो शहरी इलाके हैं वहां पर पानी की कमी भी होती है।
जिस राज्य में दुनिया में सबसे अधिक बरसात होने वाली 2 जगहें हैं, उस राज्य के कुछ इलाकों में पीने की पानी की समस्या क्यों है? क्यों मेघालय को गीला रेगिस्तान कहा जाता है? पानी की समस्या मेघालय में बड़ा चुनावी मुद्दा है। 1861 में चेरापूंजी में 22,987 मिलीमीटर बारिश हुई, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। लेकिन उसके 150 साल बाद यह आंकड़ा गिरकर 11,430 मिलीमीटर तक आ गया। जंगलों का कटना, जनसंख्या वृद्धि, जल संचय के सिस्टम की कमी इसकी बड़ी वजह बनी। गर्मी के मौसम में मेघालय में पीने के पानी की कमी के हालात ये हो जाते हैं कि कुछ इलाकों में लोगों को मीलों दूर जाकर सरकारी पाइपलाइन से पानी लेना पड़ता है। यहाँ लोगों को घरों में पानी बचाकर रखने की आदत नहीं है। मेघालय में कुल 5.89 लाख ग्रामीण परिवार रहते हैं, जिनमें से 93,000 यानी करीब 16% को नल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मेघालय सरकार ने साल 2020-21 में 87,000 नल कनेक्शन प्रदान किए थे, लेकिन अभी भी मेघालय के कई इलाकों के लिए पानी की समस्या गर्मी के मौसम में बनाती है। अगर लोगों को कपड़े धोकर वो पानी रखना पड़ रहा है, क्योंकि पानी की इतनी बड़ी समस्या है सैनिटरी और फ्लश में यूज करने के लिए, और प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा में नल से जल की बात करते हैं, तो धरातल पर क्या हो रहा है ये सबको पता है। आप सभी के घर में पीने का पानी पहुंचा है क्या? पहुंचा है। मोदी जी ने इसके लिए 24,000 करोड़ रुपया भेजा है, मगर आपके घर में पानी नहीं पहुंचा। ये पैसा कहां गया? बताओ भाई, कहां गया? कौन खा गया? मित्रों, ये पैसा भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। 2019 में स्टेट वाटर पॉलिसी लागू की गई, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को रोकने के लिए चेक डैम बनाने और जमीन के पानी को बर्बाद होने से बचाने पर जोर दिया गया। लेकिन अभी भी जनता में जागरूकता की कमी है। एक दौर था जब बीजेपी को केवल हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुए एक नाटकीय घटनाक्रम के बाद गेगांग अपांग जरूर अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बने, लेकिन उससे पहले और बाद में 2016 तक बीजेपी पूर्वोत्तर में लगभग अनुपस्थित थी। लेकिन स्थितियां 2014 के बाद से बदलनी शुरू हो चुकी थी। प्रधानमंत्री मोदी ने लुक ईस्ट पॉलिसी को एक्ट ईस्ट में बदल दिया। पहले के जमाने में उत्तर पूर्व के लिए बजट का तो आवंटन होता था, परंतु वो बजट नीचे तक परकोलेट नहीं होता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, ढेर सारे शासकीय परिवर्तन करने के बाद आज बजट गांवों तक पहुंचा है और काम में परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने त्रिपुरा में 50 उम्मीदवार उतारे थे, जिनमें से 49 की जमानत जब्त हो गई थी। तब बीजेपी को वहां केवल 1.87% वोट मिले थे और वो एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। वहीं सीपीआईएम को 49 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 10 सीटों से संतोष करना पड़ा था। मेघालय में भी साल 2013 के चुनाव में बीजेपी ने इस राज्य में 13 उम्मीदवार उतारे थे, मगर कोई नहीं जीत सका था। अपने 8 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी 51 बार पूर्वोत्तर राज्यों के दौरे पर गए और इतिहास बदल दिया। बीजेपी की जड़ों को जमाने के लिए हर एक प्रयोग किया, विरोधी टैलेंट को अपने पाले में किया, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हेमंत बिस्व शर्मा है। अब असम में 2 बार से बीजेपी की सरकार है। हेमंत बिस्व शर्मा कांग्रेस के प्रमुख नेता थे, आज बीजेपी के लिए वरदान साबित हो चुके हैं। आप यहां से थोड़े दूर ही आसाम है। हेमंत जी हमारे मुख्यमंत्री है। आसाम में 8 साल से भाजपा की सरकार है। आसाम में देखिए कैसे विकास होता है। वो आसाम को देखिए
ऐसा ही विकास मेघालय में करना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल लोटस को, कमल को वोट देकर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी पड़ेगी। त्रिपुरा में लंबे समय से वामपंथ का शासन था। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय नेताओं को साथ लेकर वामपंथ के दशकों पुराने शासन को उखाड़ दिया। हालांकि इस बार जानी दुश्मन कहे जाने वाले कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन साथ हैं, जिसका असर चुनावों के परिणाम पर कैसा पड़ेगा ये देखना होगा। केरल में कांग्रेस और वामपंथ के बीच में कुश्ती चल रही है, लड़ाई चल रही है, और त्रिपुरा में दोस्ती कर रहे हैं। केरल में कुश्ती, त्रिपुरा में दोस्ती। बट कांग्रेस का आइडियोलॉजी अब देखो क्या है। त्रिपुरा में लेफ्ट के साथ लड़ रहा है और केरला में लेफ्ट के खिलाफ। वो सेक्युलरिज्म की बात करते हैं। असम में AIUDF के साथ लड़ रहे हैं और शिवसेना में, महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ। तो ये जो हिपोक्रेसी है ये तृणमूल नहीं करती है। 2016 से 2020 तक के एक आंकड़े के अनुसार 5 पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी के मंत्री 50% दूसरी पार्टियों से आए लोग थे। मणिपुर में यह आंकड़ा 80% था और मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी के साथ आने वाले 100% लोग दूसरे दलों से थे। बीजेपी ने चुनावी रणनीति के हिसाब से पूर्वोत्तर के छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन और समझौते किए। उग्रवाद को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए। इसके अलावा पूर्वोत्तर को सड़कों, टनल और पुलों के जरिए शेष भारत से जोड़ा। केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी जब पूर्वोत्तर के चेहरे महत्वपूर्ण पदों पर स्थापित हुए तो पूर्वोत्तर के मन में भी एक विश्वास जागा। नॉर्थ ईस्ट इज ऑलरेडी द मेन स्ट्रीम ऑफ द कंट्री, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को तवज्जो दिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया को आगे ले जाने के लिए जिस प्रकार से काम किया गया है, और शुरुआत में ही लुक इस पॉलिसी को एक्ट इस पॉलिसी में टर्न किया और फिर एक्शन शुरू हो गया, उसके बदौलत आज नॉर्थ ईस्ट पूरे के पूरे एक ट्रांसफॉर्मेशनल मोड में खड़ा हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अपने 2 बार के कार्यकाल में 38 बार पूर्वोत्तर के दौरों पर गए थे। पीएम मोदी ने पहले ही कार्यकाल में 30 बार से ज्यादा यात्रा की और अब वो आंकड़ा 50 को पार कर चुका है। मोदी सरकार के तमाम मंत्री जब पूर्वोत्तर के दौरों पर जाते हैं तो एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी के वादों नहीं बल्कि इस पोस्टर के अनुसार उनके कमिटमेंट की सूची है मेघालय के लिए। अगर हम पिछले कई चुनावों को देखें तो देखते हैं कि कांग्रेस ने जितनी सीटें हासिल की हैं उसमें एक समानता रहती है। पिछली बार भी 21 सीटें कांग्रेस ने हासिल की, जो कि सर्वाधिक थी किसी भी पार्टी की, लेकिन बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी एनपीपी के साथ। पर पिछले 5 वर्षों में उन 21 विधायकों में से भी कई ऐसे कांग्रेस के विधायक रहे जो पार्टी को छोड़कर वहां से निकले। पर क्या पार्टी की स्थिति इससे कमजोर हुई है या फिर जनता का विश्वास पिछले 1998 से अब तक के चुनावों की तरह बरकरार रहेगा कांग्रेस में? मेघालय का राजनीतिक समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है। कांग्रेस की सियासी जमीन पर टीएमसी खड़ी है और उसकी जगह लेने के लिए मशक्कत कर रही है। तो दूसरी तरफ एनपीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट चुका है। ऐसे में एक तरफ टीएमसी यूडीपी है तो दूसरी तरफ एनपीपी, तीसरी तरफ बीजेपी है तो चौथे कोने पर कांग्रेस भी। टीएमसी के ये पोस्टर पहली बार तो दिखे नहीं है। टीएमसी के पोस्टर हमको गोवा में भी खूब दिखे थे। टीएमसी के पोस्टर तो गुजरात तक पहुंच गए थे। मुझे ऐसा लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को अंततोगत्वा अपने वोटर को जवाब देना पड़ेगा कि आप पॉलिटिकल एक्सेस पर कहां हैं आज राजनीति में। आप भाजपा का नुकसान करने जाते हैं या भाजपा को रेस्क्यू करने जाते हैं? कहीं पर भी आप देखिए, अगर भाजपा कहीं पर दिक्कत में नजर आती है, अगर आप हमारा वोट शेयर डिफरेंस देखिए विनिंग एंड लूजिंग में, चाहे वो गोवा हो या चाहे वो उत्तराखंड हो जहां पर आपने वो काम किया, हमेशा विनिंग और डिफीटिंग में वही वोट मार्जिन का डिफरेंस हो जाए तो ऐसी पार्टियों को मिलता है।
5 साल पहले सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी कांग्रेस के लिए इस बार चुनाव की राह आसान नहीं, खासकर तब जब कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़कर चले गए। 2018 के बाद सबसे पहले कांग्रेस ने 4 विधायक गंवाए, जिनमें एक ने इस्तीफा दे दिया जबकि 3 का निधन हो गया। 2021 में मुकुल सांगमा और 11 दूसरे विधायक टीएमसी में शामिल हो गए और फिर 5 विधायकों ने एनपीपी के नेतृत्व वाली सरकार को समर्थन दे दिया। 2 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। ऐसे में आने वाले मेघालय चुनाव कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती लेकर आए हैं। कांग्रेस अपने सियासी आधार को दोबारा हासिल करने के लिए उतरी है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 चुनावी वादे किए हैं। इनमें महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ड्रग्स और बिजली कटौती मुक्त राज्य बनाने के साथ ही मेघालय को 5 स्टार राज्य में बदलने का संकल्प का जिक्र है। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व लोकसभा स्पीकर रह चुके पीएस सांगमा ने एनपीपी का गठन किया था। उनके बेटे कॉनराड सांगमा आज मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ रिश्तों की शुरुआत तो यहाँ पर हुई, लेकिन बीच में ही दोनों पार्टियों के बीच जो रिश्ते थे वो डामाडोल होने लगे। आज की परिस्थिति ये है कि एनपीपी और बीजेपी मेघालय के इन विधानसभा चुनावों को अलग अलग कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। मेघालय की सियासत में पूर्व लोकसभा स्पीकर पीएस सांगमा का अपना एक सियासी आधार रहा है, जिसे अब उनके बेटे और मौजूदा मुख्यमंत्री कॉनराड सांगमा संभाल रहे हैं। सांगमा अकेले चुनाव मैदान में उतरे हैं और 5 साल तक सत्ता में रहने के चलते उन्हें राजनीतिक चुनौती से भी जूझना पड़ रहा है। बीजेपी के साथ गठबंधन टूट चुका है। बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस उन्हें घेर रही है, तो क्षेत्रीय दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं। क्षेत्रीय अस्मिता का मुद्दा बड़ा है। लेकिन राज्य में इस बार के चुनावों में स्थानीय मुद्दे महत्वपूर्ण किरदार निभा रहे हैं। इन्हीं के आसपास एनपीपी अपना एजेंडा सेट कर रही है। आज एजुकेशन में हमारी सरकार ने मैक्सिमम बजट एलोकेशन किया है और सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं वो एजुकेशन में करते हैं सर। हेल्थ के मामले में मेघालय स्टेट पूरे देश में परसेंटेज ऑफ बजट के हिसाब से नंबर 4 पोजीशन में है सर। आज हमारे यहां पे जो बच्चे मैल न्यूट्रिशन होते थे, जिनका सही तरीके से खाना नहीं मिलता था सर, आज ये मैल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन, सैम और मैम चिल्ड्रन को हमने 90% तक हमने घटाया है और उसे कम किया है। और आज हमारे बच्चे जो हैं पहले से ज्यादा वो आज हेल्दी है। और यही सर एक सोशल सेक्टर का जो फोकस है। आकांक्षाएं विकास की और सियासी पेचीदगियां वैसी ही जैसे हर राज्य में होती हैं। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।